जीवन एक संघर्ष। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। सूर्य प्रताप, तू आज नहीं बचेगा, तुझे और तेरी माँ को आज एक साथ मार देंगे। दोनों गुंडे जोर से हंसते हुए बोले, लेकिन सूरज उनकी बातें सुनकर चौंक गया और बोला, ये किस सूर्य प्रताप की बात कर रहे हैं। तभी वह औरत सूरज के पास आकर बोली, सूर्या बेटा, तू कहाँ चला गया था? कितना परेशान थी मैं। रोजाना मंदिर में आकर तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। इतना ही बोल पाई वह औरत, तब तक एक गुंडे ने उस औरत के सिर पर हॉकी से वार कर दिया। सूरज ने तुरंत उस गुंडे के सीने में एक जोर से लात मारी। गुंडा सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसने दूसरे गुंडे को भी लात मारी, फिर हॉकी उठाकर दोनों गुंडों को मार मार कर अधमरा कर दिया। सूरज उस औरत के पास आया जो बेहोश पड़ी थी। सूरज उस औरत को नीचे लेकर आया, तभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सूरज के पास आकर रुकी। गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकला। ड्राइवर ने कहा, साहब, मालकिन को क्या हो गया है? सूरज बोला, कुछ गुंडों ने इनके ऊपर हमला किया था, बेहोश है, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा, चलो सूर्या भैया, गाड़ी में बैठो, मालकिन को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सूरज तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। उस महिला को आराम से बीच वाली सीट पर लेटा देता है और खुद आगे आकर बैठ जाता है। सूरज बार बार यह सोच रहा था कि ये सूर्य प्रताप कौन है। गुंडे दोनों माँ बेटे को क्यों मारना चाहते हैं, और मुझे देखकर सभी लोग चौंक क्यों गए? ये सभी मुझे बार बार सूर्य प्रताप कहकर क्यों पुकार रहे हैं? इन्हीं बातों को लेकर सूरज परेशान था। तभी उसने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर भैया, ये सूर्य प्रताप कौन है और ये औरत कौन है? ड्राइवर हैरान होकर सूरज से बोला, मालिक, मजाक क्यों कर रहे हो? आप ही तो सूर्य प्रताप हो। ये आपकी माँ राधिका प्रताप है। आप कहाँ चले गए थे मालिक? मालकिन रोज आपके लिए मंदिर में दुआ मांगने आती है। सूरज बहुत चकित और परेशान था कि यह क्या हो रहा है, उसके साथ कौन है ये लोग और मुझे सूर्य प्रताप क्यों बोल रहे हैं। इन्हीं बातों को सोचते सोचते हॉस्पिटल आ गया। सूरज राधिका को गाड़ी से बाहर निकलता है और इमरजेंसी वार्ड में लेकर भर्ती करवाता है। वहीं ड्राइवर फोन करके परिवार के लोगों को घटना की सूचना देता है। डॉक्टर राधिका को तुरंत भर्ती करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सूरज वार्ड के बाहर कुर्सी पर आज की पूरी घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। गांव से लेकर हरिया का कत्ल और चौधरी की पिटाई से लेकर गांव छोड़कर भागने से अब तक परेशानियां एक एक करके उसके दिमाग में चल रही थी। सूर्य प्रताप और राधिका उसके दिमाग में अभी भी प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। तभी हॉस्पिटल के अंदर एक सुंदर सी लड़की अंदर की ओर भागती हुई आती है। जीन्स और टॉप पहने हुए, लगभग 24 वर्षीय होगी। लड़की ने डॉक्टर से कहा, मेरी माँ कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? अब कैसी है? डॉक्टर ने पूछा, आप राधिका जी की बेटी हैं? लड़की बोली, जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं उनकी बेटी तान्या हूँ। लड़की परेशान सी थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और गुस्से से मेरी तरफ आकर एक जोर से तमाचा मेरे गाल पर मारा। मेरे तो होश ही उड़ गए। उस लड़की की आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं बुत की तरह सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। तभी वह लड़की, जिसका नाम तान्या था, मेरी ओर गुस्से से देखती हुई बोली, आज माँ की यह हालात सिर्फ तेरी वजह से है। तेरी वजह से ही वो लोग माँ की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब तू घर से भाग गया तो अब वापस क्यों आया? सूरज की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। तभी डॉक्टर उनके पास आया और बोला, राधिका जी को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उनसे मिल सकते हैं, आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। तान्या और सूरज राधिका की तरफ जाते हैं। राधिका सूरज को देखकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। राधिका सूरज की ओर देखते हुए बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? 1 महीने से तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा।
सूरज से राधिका के आंसू देखे नहीं गए, वह राधिका के आंसू पोंछता है। सूरज ने कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राधिका सूरज को अपने सीने से लगा लेती है। तभी ड्राइवर और तान्या राधिका को हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर घर के लिए निकलते हैं। सूरज भी आगे वाली सीट पर बैठा अपनी माँ और बहनों के बारे में सोच रहा था। उसे मंदिर से निकले लगभग 3 घंटे हो चुके थे। किराए का घर और अपने लिए काम ढूंढने निकला था। ईश्वर ने कैसी मुसीबत में डाल दिया, यही सब सोच रहा था। अभी गाड़ी एक आलीशान कोठी पर आकर रुकी। मालिक घर आ गया, उतरो। ड्राइवर सूरज को हिलाकर बोला, जो अपनी सोच में डूबा हुआ था। सूरज ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर कोठी की ओर देखा, उसकी आंखें चौंधियां गई। ये बहुत बड़ी कोठी थी, जिसकी भव्यता देखने लायक थी। सूरज ने राधिका को सहारा देकर कोठी के अंदर प्रवेश किया। कोठी बहुत सुंदर और आलीशान बनी हुई थी। सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। गांव की टूटी फूटी 4 दीवारों में रहने वाले के लिए ये घर किसी चमत्कार से कम नहीं था। राधिका को सोफे पर लिटाकर सूरज खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। तभी नौकर सूरज के लिए जूस लेकर आया। सूरज जूस पीकर कोठी का मुआयना कर रहा था। तभी राधिका बोली, बेटा अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जा, और ये कपड़े कितने गंदे पहना है, इन्हें उतार कर दूसरे कपड़े पहन ले। सूरज सब कुछ सच बता देना चाहता था। वो सोचने लगा, शायद गलत फहमी का शिकार हुआ हूँ, मैं इनका बेटा मैं नहीं हूँ। सूरज ने कहा, माँ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। सूरज इतना ही बोला, तभी राधिका बोल पड़ी, बेटा बातें तो मुझे भी तुझसे बहुत सारी करनी है, लेकिन अभी नहीं, पहले तू फ्रेश हो जा और ये गंदे मैले कपड़े उतार दे। तभी राधिका एक नौकर के साथ सूरज को उसके रूम में भेजती है। राधिका ने नौकर से कहा, शंकर सूर्या के रूम का ताला खोल दे। शंकर सूरज को साथ लेकर ऊपर छत पर बने एक रूम का ताला खोल देता है। सूरज जैसे ही उस रूम में प्रवेश करता है, एकदम चौंक जाता है। रूम बहुत आलीशान बना हुआ था। रूम की दीवार पर सूरज की फोटो लगी हुई थी। सूरज पूरा माजरा समझ जाता है कि सूर्य प्रताप इनका बेटा है, जिसकी शकल मुझसे मिलती है, जो बिल्कुल मेरी ही तरह था। सूरज रूम में प्रवेश करते ही सूर्य प्रताप की फोटो देखकर सारा माजरा समझ गया। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल उसके जहन में गूंज रहे थे, जिनके जवाब ढूंढना सूरज के मन की शांति के लिए अति आवश्यक था। सूर्य प्रताप के जीवन की कहानी क्या है? गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े हैं? अब वो कहाँ है? तान्या की नफरत सूर्या के लिए, सूरज के परिवार की हकीकत, इन्हीं सवालों में सूरज खोया हुआ था। सूरज ने निश्चय किया कि जब तक सूर्या के बारे में पता नहीं कर लेता, तब तक स्वयं ही सूर्या बनकर माँ और इस परिवार की रक्षा करेगा। जिस दिन सूर्या मिल जाएगा, उस दिन वो सबको सच बता देगा। वो सोचने लगा, इस परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है। राधिका की आंखों में उसने अपने लिए एक माँ का प्यार देखा है। गांव में इतना संघर्ष किया है, अब थोड़ा संघर्ष और सही, जब तक मुझे और मेरे परिवार को सहारा भी मिल जाएगा। तभी सूरज को अपनी माँ और बहनों की चिंता हुई, जो मंदिर में उसका इंतजार कर रही थी। सूरज जल्दी से रूम में अटैच बाथरूम में नहाया। पहली बार इतना सुंदर घर देखकर सूरज भी आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस प्रकार के सुंदर बाथरूम में नहाने का मौका मिलेगा। सारी फैसिलिटी उस घर में मौजूद थी, जिसको वो अब तक फिल्मों में देखते आया था। सूरज नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। बाथरूम से निकलकर उसने कपड़े पहनने के लिए रूम में बनी सुंदर अलमारी खोली, तो उसके तो होश ही उड़ गए। सुंदर कोट पैंट और नई प्रकार की जीन्स की सैकड़ों जोड़ी कपड़े उस अलमारी में टंगे हुए थे। उन्हीं के नीचे जूते और सैंडल की सैकड़ों प्रकार की जोड़ियां रखी हुई थी। सूरज उनमें से एक जोड़ी जीन्स और शर्ट निकालकर पहनता है। सूरज आज किसी हीरो की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। वह उस अलमारी की प्रत्येक वस्तु का मुआयना करता है।
तभी एक अलमारी में बहुत से रुपए की गड्डी की लाइन लगी हुई थी। सूरज ने इतने पैसे कभी नहीं देखे। वह उन रुपए में से एक गड्डी निकाल लेता है। तकरीबन 1 लाख रुपए की गड्डी लेकर उसने जेब में रखी और नीचे की ओर चल दिया। राधिका अभी भी सोफे पर लेटी थी। उसने जैसे ही सूरज को देखा मुस्कुरा गई। सूरज राधिका के पास आकर बैठ गया। राधिका ने सूरज से कहा, बेटा 1 महीने बाद तुझे आज देखा है। इस 1 महीने में मुझे क्या तकलीफ हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। तू कहाँ चला गया था? क्या तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आई? इतना बड़ा कारोबार कौन देखेगा बेटा? कब तू इस घर की जिम्मेदारी समझेगा? सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि इन सवालों का क्या जवाब दे। तभी रूम से तान्या निकलकर आई, जो अभी भी सूरज को गुस्से से देख रही थी। सूरज ने मन ही मन सोचा, मुझे तो देखकर ही डर लगता है तान्या से, कहीं एक और तमाचा मेरे गाल पर ना मार दे। तान्या ने कहा, ये क्या बोलेगा माँ, इसे इस घर की कब फिक्र हुई है? इसको तो सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी और गुंडागर्दी ही पसंद है। इसको कुछ भी बोलना बेकार है, वरना फिर से घर छोड़कर भाग जाएगा। राधिका बीली, तान्या चुप हो जा बेटा। इतने दिन बाद ये घर आया है, तूने देखा नहीं ये ढंग से कुछ बोला भी नहीं है। इसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं से भाग कर आया है। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये चुप है। बोल सूर्या, क्या बात है? सूरज बेचारा क्या बोले। अगर सच बोला तो इस घर से शायद उसे धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। फिर इस घर को गुंडों से कौन बचाएगा? आज तो सूरज मंदिर पर अकस्मात मौजूद था, इसलिए राधिका की जान बचा ली। अगर इस घर से चला गया तो कौन रक्षा करेगा? सूरज बोला, माँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जब मुझे होश आया तो मैं सब कुछ भूल चुका था। शायद मेरे सिर में चोट लगने के कारण ऐसा हुआ है माँ। मुझे बस इतना याद है कि तुम मेरी माँ हो। माँ मुझे कुछ याद नहीं है। इतना बोलकर सूरज रोने लगा। सूरज ने यह झूठ जानबूझकर बोला ताकि उसे सारी सच्चाई पता चले सूर्य प्रताप के जीवन के बारे में। सूरज के इतना बोलते ही राधिका सोफे से उठकर बैठ गई और तान्या भी आंखें फाड़े सूरज को देख रही थी। तान्या मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में सूर्या को कुछ याद नहीं? क्या सच में इसकी याददाश्त चली गई है? तभी उसे हॉस्पिटल की घटना याद आई। जब सूरज को तमाचा मारा तो सूर्या किसी अनजान की तरह उसे देख रहा था। जो सूर्या हमेशा उससे लड़ता रहता था। उसकी खामोशी आश्चर्य में डालने जैसी थी तान्या के लिए। राधिका बोली, ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। संध्या के चेहरे पर परेशानी साफ पता चल रही थी। जिसने सूर्या की ये हालात की है, मन ही मन वो उसे बद्दुआ भी दे रही थी। एक तरफ सूर्या के घर लौटने की खुशी थी तो दूसरी तरफ सूर्या की याददाश्त चली जाने का दुख भी था। तान्या ने कहा, क्या तुझे वास्तव में कुछ याद नहीं है? तू इतने दिन से कहाँ पर था? सूरज बोला, दीदी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, बस ऐसे ही भटक ही रहा हूँ। सूरज की बात सुनकर तान्या को यकीन हो गया था कि वास्तव में सूर्या की याददाश्त चली गई है। जब से तान्या ने होश संभाला है, तब से आज तक सूर्या ने तान्या के लिए दीदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। सूर्या के मुंह से अपने आप को दीदी का संबोधन सुनकर तान्या की नफरत सूर्या के लिए कुछ कम हुई। राधिका बोली, परेशान मत हो, हम इस देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराएंगे। तू अब घर पर ही आराम कर। वैसे भी सारा कारोबार तो तान्या ने ही संभाल रखा है। राधिका माँ की बातों से एक बात और समझ में आ रही थी कि इनका कोई बहुत बड़ा कारोबार था जिसको तान्या दीदी ने संभाल रखा था। सूरज सब कुछ जानना चाहता था, परंतु एकदम नहीं, धीरे धीरे। सूरज को अपनी माँ की चिंता सता रही थी, जो अभी भी मंदिर में उसके आने का इंतजार कर रही थी। सूरज ने कहा, माँ मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जाना चाहता हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सूरज विनती करते हुए बोला, जिसे सुनकर राधिका और तान्या को हैरानी हुई। जो सूर्या कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह आज मंदिर जाने की बात कह रहा था।
राधिका बोली, बेटा मंदिर जा सकते हो लेकिन अकेले नहीं, गाड़ी से जाओ और 2 नौकरों को साथ लेकर जाओ ताकि कोई परेशानी ना हो। संध्या को क्या पता था कि सूरज अपनी असली माँ और बहनों से मिलने जा रहा था ताकि उन्हें एक घर किराए पर लेकर उन्हें महफूज कर सके। सूरज ने कहा, माँ मैं अकेले ही चला जाता हूँ, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है माँ, मैं अकेला ही काफी हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। राधिका बोली, ठीक है चले जाओ लेकिन गाड़ी लेकर जाओ बेटा। सूरज जैसे ही कोठी से बाहर निकलता है, तान्या ड्राइवर को आवाज लगाती है। तान्या बोली, ड्राइवर सूर्या के साथ मंदिर जाओ और सूर्या का ध्यान रखना। तान्या को जीवन में पहली बार सूर्या की फिक्र महसूस हुई थी। इस बात को तान्या भी जानती थी कि सूर्या से उसने पहली बार बात की है और उसकी बात का विश्वास किया है। सूर्या के चेहरे की मासूमियत आज पहली बार तान्या ने देखी, जिसके कारण उसका पत्थर जैसा हृदय भी पिघल गया था। सूरज ड्राइवर को लेकर मंदिर की ओर निकल जाता है। सूरज कोठी से निकलते ही ड्राइवर से मंदिर चलने के लिए बोलता है। ड्राइवर उसी दिशा में गाड़ी चलाने लगता है। सूरज इस हम शक्ल वाली घटना को लेकर बहुत उत्साहित होता है। उसे इतना तो पता था कि इस दुनिया में एक ही शक्ल के साथ लोग होते हैं, लेकिन अपनी हम शक्ल के कारण उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा ये पता नहीं था। जीवन के इस अनोखे सफर में सूरज अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानता था कि जैसे जैसे मुश्किलें उसके सामने आती गई, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता उसे दिखता गया। सूरज ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उसका हम शक्ल सूर्य प्रताप इस शहर का सबसे रईस व्यक्ति है, जिसे परिवार और रुपए की बिल्कुल कद्र नहीं है। सूरज ने सूर्या की अलमारी से पैसे तो निकाले थे, लेकिन अच्छे कार्य के लिए, फिर भी वह अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि पहले अपने परिवार को अच्छे से सेटल करना है, तभी सूर्या के परिवार की मदद कर सकता है, इसलिए उसने पैसे निकाले। ड्राइवर के तेजी से ब्रेक मारने पर सूरज एकदम चौंका, सामने देखा तो मंदिर पर आ चुका था। सूरज ने ड्राइवर को खड़ा रहने को कहा और तुरंत अपनी माँ और बहनों को ढूंढने के लिए भागा। सूरज तुरंत मंदिर के उसी परिसर की ओर भागता हुआ गया, जहां उसने अपनी माँ और बहनों को छोड़ा था। उसने जैसे ही मंदिर के फर्श पर अपनी माँ और बहनों को बैठा देखा, तो उसकी जान में जान आई। उसकी माँ और बहनें ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा को कोई काम मिल जाए। इसी उम्मीद में बहुत देर से उसके लौटने का इंतजार भी कर रही थी। दोनों बहनों की निगाहें आते जाते लोगों की भीड़ को देख रही थी। उन आंखों में भाई के लौटने का इंतजार था। जैसे ही सूरज माँ और बहनों के पास पहुँचा, उसने आवाज दी। सूरज बोला, माँ देखो मैं आ गया। रेखा सूरज के इस नए रूप को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही पूनम और तनु ने देखा तो तुरंत ही चिल्ला पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।